गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो अगर आपने अभी तक लेबर लेजिस्लेशन के किसी भी पार्ट को नहीं देखा है, जो सेशंस मैंने कराए हैं यूट्यूब पर, अगर उनमें से एक को भी नहीं देखा है तो आप लेट हो रहे हैं, लेट कर रहे हैं। आप मेरे चैनल एडुटेनमेंट पे जाइए, आप एडिटेनमेंट टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरे सेशन सारे सेशंस दिख जाएंगे। जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ, जो भी मैं अपलोड करती हूँ सेशंस, आपको उन सारे की एक सीरीज दिख जाएगी, क्योंकि मैंने प्ले लिस्ट बनाया है यूनिट 1 to 7 का। 1 में आपको सारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 भी हमारा ऑलमोस्ट एक दो क्लासेस और आपको लेनी होंगी, लाइक मैं करवाऊंगी, जो कि आप लेंगे। एक दो क्लासेस के बाद आपका यूनिट 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विल डू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और वो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस, लाइक प्रीवियस एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, और अपकमिंग एग्जाम में वो क्वेश्चन, क्योंकि कुछ मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी तो सेम क्वेश्चन एज इट इज दे देता है, कभी कभी क्या होता है उसी क्वेश्चन पे नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन करता है, थोड़ा वर्डिंग चेंज कर देते हैं, राइट। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल का जो कहते हैं कि जो पैटर्न होता है पूछने का, वो थोड़ा सा चेंज करके के वही पूछते हैं। या फिर ऐसा भी होता है, क्योंकि जहां पर जिन क्वेश्चन में मुझे लगता है कि जो आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन में, चारों ऑप्शंस में क्या नया क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या नया क्वेश्चन बनता है या बन सकता है, वो उन पे भी मैं बात करती हूँ जब मैं क्वेश्चन सब सॉल्व करवाती हूँ। तो वो सारे ही जो सेशंस मैं करवाती हूँ, अब तक आपने अगर नहीं देखा है उन सेशंस को, जो कि मेरे एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के सेशन है स्पेशली, उन सेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर ना जिन क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन से जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं बात करती हूँ, उन पे भी मैं चर्चा करती हूँ। सो जो मैं आपका सेशन होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप समझिए कि एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं, ताकि क्या होता है कि जब हम एक ब्रॉड लेवल में किसी चीज को करते हैं, तो वो हम हर तरह से उसको 360 डिग्री में उसको कवर अप करते हैं, राइट। सो मेरा मोटो ये रहता है कि हम क्वांटिटी को फोकस ना करके हम क्वालिटी पे फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्वांटिटी को भी मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं सिर्फ क्वालिटी पे ही फोकस कर दें, एकदम चीजें शॉर्ट एंड स्पेसिफिक कर दें, और फिर क्योंकि आज के जमाने में आप सिर्फ एक चीज पे, किसी पर्टिकुलर चीज पे स्पेसिफिक होकर आप नहीं कर सकते। इतना कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, जो यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है उसका लेवल इतना अच्छा है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक होकर के नहीं रह पाए, नहीं कर सकते आप एग्जाम को क्रैक। सो बेटर कि आप अपने, लाइक सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप कोई भी चीज करने जाते हैं, सबसे पहले आप क्वालिटी को मेंटेन करिए। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी फोकस करिए। क्वांटिटी भी आप जितना ज्यादा कर सके उतना अच्छी बात है आपके लिए। सो ज्ञान की बातों के बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को, और मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ जहां से विल हैव टू स्टार्ट सेशन फ्रॉम टुडे, एंड द सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द न्यू टॉपिक। द टॉपिक वुड बी, लेट मी सी द टॉपिक। ये सारे हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है उन सेशन को, आई टेल यू वंस अगेन, आप प्लीज जाइए चैनल पर और आप देखिए सारे सेशन को। आपके लिए ये सारे ही जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 7 का, लेबर लेजिस्लेशन का, जहां से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइज होते हैं। सो आपका देखना बहुत जरूरी है, राइट। हमने बात हम करेंगे आज इस सेशन में, बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से एक्ट को एप्लीकेबल किया जाता है, किस तरह से वो अप्लाई होता है, वो देखेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। द एक्ट कवर्स ऑल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन रेलवेज, फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। जो 1948 एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है उसकी बात कर रहा है। सो ये एक्ट जो है एम्प्लॉयज के कहाँ कहाँ पर, मतलब कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट में ये एप्लीकेबल होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है रेलवेज में, फैक्ट्रीज में, माइंस में जहाँ पे अंडर द अर्थ काम होता है, अंडर द ग्राउंड काम होता है, जो कोयले की खदान हो गई, वो होता है माइंस। The act applies to all factories engaged in an industry specified in Schedule 2 of the act. It applies generally to organized industries and hazardous
occupations including building and loading or unloading operations. The act does not apply to person. पहला है employed in administrative और clerical कैपेसिटी. सो फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार लाइन को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो एक्ट है कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है. ये अप्लाई होता है रेलवेज में, फैक्ट्रीज में और माइंस में. The Act applies to all factories engaged in an industry of specified in Schedule 2 of the Act. तो एक्ट के तहत जो शेड्यूल 2 में जितनी भी फैक्ट्रीज आती हैं वो सब पे ही अब लागू होता है. कौन सा? फैक्ट्रीज एक्ट 1948. It applies generally to organized industries and hazardous occupations including building. तो ये स्पेशली अप्लाई कहाँ पर होता है? अप्लाई इसलिए होता है, राइट. सो इससे पहले क्या जो ये स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, हम बात करेंगे कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1932. सो जो कॉम्पेंसेशन, जब कहाँ पे कॉम्पेंसेशन लागू होता है, कॉम्पेंसेशन एक्ट 1932 कहाँ कहाँ पर लागू होता है उसकी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. सो शेड्यूल 2 में जितने भी कंपनीज आती हैं शेड्यूल 2 के तहत, जो हजार्डस प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, सपोज एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. कोई ऐसी मशीनरी है जहां से आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस मशीनरीज के अगर आपको सही से ऑपरेट करने नहीं आया, या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है जिसकी वजह से आप फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है. तो उस इंडस्ट्रीज में, उस टाइप की इंडस्ट्रीज में आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है. तो वो किस टाइप की वो कंपनीज का काम क्या होता है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं. इट अप्लाइज जनरली टू ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशन. सो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में आप देखते हैं कितना हार्ड वर्क काम करते हैं, जो मिस्त्री है वहां पर काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, कितना मतलब मशीनरीज का यूज होता है. एक फ्लोर बनाते, 2 फ्लोर बनाते, उस पर चढ़ते हैं वो. तो अगर सपोज वहां उतनी ऊंचाई से कोई गिर गया 2-3 फ्लोर से, या फिर कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनती हैं, मतलब 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, उससे भी ज्यादा बनती है. सपोज वहां से कोई गिरेगा तो क्या होगा उसका, या फिर कोई ईंट पत्थर उसके ऊपर गिर गया, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हजार्डस प्रोसेस होता है, राइट. सो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं. सो बेटर कि आप उस चीज, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो है कि उसकी सेफ्टी लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन सेफ्टी के बावजूद भी मिस हैपनिंग हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है. तो वो गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन उसके उसके कॉम्पेंसेशन में वो क्या कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको कॉम्पेंसेशन क्या दिया जाएगा, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोविजंस है. द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पर्सन्स. जो ये एक्ट है स्पेशली किसी एक पर्सन पे अप्लाई नहीं होता है, बल्कि एक इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है. उस इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग काम करते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है. एम्प्लॉयड इन एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल कैपेसिटी. क्या है? एम्प्लॉयड इन कैजुअल वर्क, एम्प्लॉयड इन द आर्म्ड फोर्सेस, रिसीविंग वेजेस एक्सीडिंग 3500 पर मंथ, क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. तो ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट है किन किन लोगों पर नहीं अप्लाई होता है, वो उन पे नहीं अप्लाई होता है जो कि एम्प्लॉयड इन एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं होता है. तो वो कौन कौन से हैं? वो है एम्प्लॉयड इन कैजुअल वर्क, मतलब जो काम वो कैजुअली करते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, कैजुअल वर्क जो काम करते हैं. दूसरा है, तीसरा है एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस में है उन पे ये अप्लाई नहीं होता है. तीसरा है रिसीविंग वेज एक्सीडिंग 3500 पर मंथ, मतलब जो जिनका जो वेज है 3500 पर मंथ है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है. ये जो 35 वाला प्रोविजन है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, ये चीज मैं डिस्कस करूंगी दूसरे सेशन में, राइट. सो इस सेशन को भी हम इस लाइन को हम अभी इग्नोर करेंगे, राइट. पांचवा है क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. इस पे भी अप्लाई नहीं होता है. जो क्लेम करते हैं क्योंकि आप 2 बार कोई चीज का बेनिफिट नहीं ले सकते. आप अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत भी आप बेनिफिट लें और कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के तहत भी आप लें, तो दोनों आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है. इनमें से एक ही कोई आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, राइट. डेफिनेशंस में देखेंगे, द एक्ट लेज डाउन द फॉलोइंग डेफिनेशंस. और डेफिनेशंस क्या है हम देखेंगे. मैनेजिंग एजेंट सेक्शन 2F.
managing agent means any person appointed or acting as the representative of another person for the purpose of carrying on such other person's trade or business but does not include an individual manager subordinate or to an employer. So क्या कह रहे हैं, मैनेजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो कि पहले तो कौन होते हैं और सेक्शन 2 के पहले बात देखेंगे कि मैनेजिंग एजेंट्स हैं वो सेक्शन 2F के अंदर आते हैं. मैनेजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, मैनेजिंग एजेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज द representative of another person for the purpose of carrying on such other person's trade or business but does not include an individual manager subordinate to an employer. मतलब वो पर्सन, वो मैनेजिंग एजेंट वो होता है जो किसी के बिहाफ पर काम कर रहा हो, किसी के लिए काम कर रहा हो. दैट पर्सन विल बी नोन एज मैनेजिंग एजेंट. क्या लिख रहा है, appointed or acting as the representative of another person for the purpose, मतलब किसी दूसरे पर्सन के लिए वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है और एक्ट कर रहा है एज अ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर पर्सन्स ट्रेड और बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर सबऑर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयर. नेक्स्ट देखेंगे पार्शियल डिसेबलमेंट आता है सेक्शन 2H के अंदर. आपको ये याद रखना है कि पार्शियल डिसेबलमेंट किसके अंदर आता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 2H. क्या होता है पार्शियल डिसेबलमेंट, दैट इज पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ अ टेम्पोररी नेचर. मतलब ये टेम्पोररी नेचर का होता है, मतलब परमानेंटली आप डिसेबल नहीं हो गए हैं, टेम्पोररी नेचर का होता है. सच डिसेबलमेंट एज reduces the earning capacity of a workman in any employment in which he was engaged at the time of accident resulting in the disablement, and where the disablement is of permanent nature, such disablement as reduce his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at the time, provided that injury specified in part 2 of the schedule 1 shall be deemed to be result in permanent partial disablement. राइट. सो परमानेंट मतलब कि जहां पर पर्सन को मतलब ऐसी इंजरी हुई है, ऐसा डिसेबलमेंट हुआ है जिससे कि उसका जो उसकी जो सैलरी है, जो अर्निंग थी ज्वाइनिंग के टाइम पर फैक्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी, उसकी हाफ हो जाती है या फिर उससे कम हो जाती है. इन दैट केस दैट पर्सन विल बी नोन एज पार्शियल डिसेबल. मतलब कि वो काम अर्निंग तो कर रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई है. राइट. लेकिन जब वही जो अर्निंग अगर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, वो बिल्कुल काम करने के सक्षम में ही नहीं रहता है कि मतलब वो काम कर ही नहीं पाएगा, इस तरह से क्या इस तरह का डिसेबलमेंट हुआ तो उसको परमानेंट डिसेबलमेंट बोला जाएगा. राइट. दैट इज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1. मतलब शेड्यूल 1 के अंदर पार्ट 2 में ये स्पेसिफाई किया गया है. टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है सेक्शन 2L के अंदर देखेंगे. टोटल डिसेबलमेंट मीन्स डिसेबलमेंट वेदर ऑफ टेम्पोररी और परमानेंट इन नेचर. मतलब जो टोटल डिसेबलमेंट होता है ये तो परमानेंट या फिर टेम्पोररी नेचर हो सकता है. विच incapacitates a workman for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disability. मतलब कि वो पूरी तरह से उस काम को कर नहीं सकता है, बिल्कुल मतलब परमानेंटली वो काम को नहीं कर पाएगा. इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज टोटल डिसेबलमेंट. दैट कम्स अंडर सेक्शन 2L. ओके. वेजेस क्या है, वेजेस सेक्शन 2M के अंदर आता है. Wages include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money other than a traveling allowance or the value of any traveling concessions or a contribution paid by the employer of a workman towards any pension or provident fund or a sum paid to a workman to cover any special expenses entailed on him बाय नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. मतलब वेजेस क्या होता है, वेजेस मतलब जो आप काम कर रहे हो उसके वेजेस, उसके बदले में आपको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेजेस. दैट वेजेस कम्स अंडर सेक्शन 2M. पांचवा देखेंगे एम्प्लॉय क्या होता है, किसको एम्प्लॉय बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय कम्स अंडर सेक्शन 2N. एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ अ कैजुअल नेचर एंड हु इज employed otherwise than for a purpose of the employer's
ट्रेड और बिजनेस। क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, किसको एम्प्लॉय बोलते हैं? कोई भी पर्सन अदर देन अ पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ अ कैजुअल nature and who is employed otherwise than of the for the purpose of the employee's trade or business। आगे देखेंगे इसको। मतलब कुल मिला के इस पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी पर्सन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उस चीज के बदले में उसको वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ एम्प्लॉय, क्योंकि वो कहीं पे किसी मतलब पैसे के बदले में, पैसे के एवज में वो काम कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? employment commences when the employment reaches the place of work and ceases when he leaves the place. In course of the employment, employee commences when the employment reaches the place of work and ceases when he leaves the place. The expression in the course of employment refers to the period of employment and the place of work. It covers the period of time during which employment continues. When is employer not liable? मतलब किस केस में employer not liable होता है? The employer shall not be liable to pay compensation in the following cases. किन किन केसेस में जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं होता है कॉम्पेंसेट करने के लिए, कॉम्पेंसेशन देने के लिए एम्प्लॉयज को? मेनली ये देखेंगे, राइट? वेयर द इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। मतलब कि 3 दिन के अंदर अगर एम्प्लॉयर को नहीं लगता है कि ये जो पर्सन जिसको चोट लगी या फिर एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ भी उसके साथ हुआ है जिसके रिजल्ट में उसको कोई इंजरी नहीं हुई है या फिर कोई टोटल डिसेबलमेंट या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट नहीं हुआ है, और विद इन द पीरियड ऑफ 3 days, तो उस केस में एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू गिव कॉम्पेंसेशन। दूसरा है वेयर एन इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ caused by an accident is directly attributable to where an injury not resulting in death। मतलब कोई भी अगर इंजरी है जो कि जिसकी वजह से कोई डेथ नहीं हो रही है, तो caused by an मतलब सपोज ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के साथ मिस हैपनिंग हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, बट वो एक्सीडेंट बहुत माइनर सा है, नॉर्मल सा है, उसके साथ मतलब उसके इंजरी से ऐसा नहीं है कि उसको कोई डिसेबलमेंट हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो इन दैट केस कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे कॉम्पेंसेशन। 2A के अंदर देखेंगे एम्प्लॉयर हैविंग बीन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स। मतलब वो अब मतलब 2 के अंदर बता रहा है कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर वो नहीं पे करेगा, एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, कॉम्पेंसेशन देने के लिए। तो जहाँ पे सपोज अगर कोई एम्प्लॉयर है जो कि इंजरी हो गई है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? उसकी पर्सनल नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। सपोज उसने मतलब ऑफिस प्रीमाइसेस में या काम के दौरान उसने ड्रिंक किया हुआ है या ड्रग्स लिया हुआ है, तो उस केस में वो उसकी पर्सनली वो चीज को हार्म कर रहा है, खुद को कर रहा है। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं होता है कि आप ड्रिंक एंड ड्रग्स लेकर के या फिर कोई ऐसी अनएथिकल चीज कर करके आप काम करेंगे, तो उस चीज के लिए एम्प्लॉयर बिल्कुल लाइबल नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो इन दैट केस एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टू द एम्प्लॉय। बी देखेंगे द विलफुल disobedience of the employee to an order expressively given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of workmen. However, where the injury has caused the death of the workman, the employer is liable to pay compensation in spite of the above defenses available to him. The willful disobedience of the employee to an order expressly given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of workmen। however, मतलब इन दैट अगर क्या करता है कि जैसे एम्प्लॉयर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने जो रूल एंड रेगुलेशन सेट किया हुआ है कि ये काम मत करिएगा, इस काम से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये इंजरी हो सकती है या फिर ये दुर्घटना हो सकती है, तो उस चीज को आप बिल्कुल भी मत छूना, वो चीज को करना ही नहीं है प्रीमाइसेस के अंदर, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इन दैट केस अगर फिर भी वर्कर उस चीज को करते हैं तो उसके लिए वो वर्कर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट?
सो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस केस में वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी, जिसके लिए कि एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। लेकिन दूसरा दूसरा क्या फ्रेज कह रहा है उसी में, framed for the purpose of securing of the safety of workmen, however where the injury has caused the, मतलब लेकिन मतलब इंजरी के केस में तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, लेकिन उस इंजरी की वजह से अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की वर्कर की, तो इन दैट केस वर्कर हैव टू एम्प्लॉयर हैज टू पे द कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉयज। नॉर्मल अगर इंजरी हो जाती है, मतलब इवन उसने डिसओबीडियंस किया है, बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से मनमानी किया वर्कर ने, अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है, राइट, तो इन दैट केस वर्कर जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं होता है किसी चीज को भी पे करने के लिए, मतलब कॉम्पेंसेट करने के लिए। लेकिन उस इंजरी की वजह से अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वर्कर की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस वर्कर इज लाइबल टू पे द कॉम्पेंसेशन। अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन सेक्शन 4 के अंदर आता है। अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, कितना अमाउंट दिया जाएगा कॉम्पेंसेशन के तौर पर। द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेबल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, मतलब वो नेचर पे डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी हुई है, कितना मेजर या कितना माइनर है, राइट, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। दूसरा है द अमाउंट ऑफ द एवरेज मंथली वेज ऑफ द एम्प्लॉय कंसर्न, मतलब कि जो उसका मंथली जितना वेज होता है उसी के बेसिस, मतलब पर डे का जो सैलरी बनती है, वेज बनता है, उसका ही मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब जितने दिन के लिए वो इंजरी का, मतलब जिस टाइप की इंजरी है पहले तो वो डिसाइड होगा कितना, किस टाइप की इंजरी है, मेजर या माइनर है, तो डिसाइड होगा कि क्या कॉम्पेंसेशन देना है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयज को। इसके फिर उसके बाद किसके बेसिस पर वो कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन जो मंथली डेली वेजेस होता है, डेली का या मंथली का जो वेजेस होता है एम्प्लॉयज का, उसके बेसिस पे ही कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। There is no distinction between an adult and a minor worker with respect to the amount of compensation. Compensation is a payable for, मतलब डिस्टिंक्शन जिसलिए कि जो वर्कर है, काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, वो माइनर है या फिर एडल्ट है, इसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, दोनों को इक्वल ही कॉम्पेंसेट किया जाता है, दोनों के केस में सेम अमाउंट ही दिया जाता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो डेथ के केस में भी सेम मनी प्रोवाइड की जाएगी। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में भी दोनों माइनर एंड एडल्ट दोनों को सेम अमाउंट दिया जाएगा अगर होता है इनके साथ कुछ ऐसा तो। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर भी ऐसा ही है। टेम्पोररी डिसेबलमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, इन सब के केसेस में दोनों के लिए ही सेम कॉम्पेंसेशन होगा। रेलिवेंट फैक्टर्स क्या होंगे इसके अंदर देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉम्पेंसेशन ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ रेलिवेंट फैक्टर्स के अंदर देखेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉम्पेंसेशन ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट, रेलिवेंट फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर, मतलब रेलिवेंट फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब डिसाइड होता है कि क्या रेलिवेंट फैक्टर है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के अंदर या फिर डेथ के अंदर क्या कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर जो रेलिवेंट फैक्टर्स है उनको देखा जाएगा, राइट। स्पेसिफाइड इन द सेकेंड कॉलम ऑफ शेड्यूल 4, जो कि रेलिवेंट फैक्टर्स जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं कि किसके बेसिस पे उनको दिया जाएगा कॉम्पेंसेशन, वो स्पेसिफाई किया गया है इन द सेकेंड कॉलम ऑफ शेड्यूल 4 against the entry in the first column of that schedule specifying the number of years which are same as the completed years of the age of the employee on his last birthday immediately preceding the date on which the compensation fell due. If such age is not more than 16, then the relevant factor is 228.54 and this figure then gradually decreases with each year of the age till it reaches the lowest figure 99.37 corresponding to the age of 65 or more, where the monthly wage of an employee exceed Rs 8,000, his monthly wage for the purpose of calculating the compensation payable on permanent disablement or death shall be deemed to be Rs 8,000 only, right? सो इस चीज को आप, एक थ्योरी को कुछ समझाने की बात नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है, तो आप इसको एक बार फिर से खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, राइट।
जो भी पढ़ाया जाता है आपको एक बार खुद से पढ़ना होता है, इसका रिवीजन करना होता है, तभी आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहेंगी और आप उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए रख सकते हैं अपने माइंड में। कॉम्पेंसेशन फॉर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी सेक्शन 4(1)(a) के अंदर देखेंगे, वेयर death result from injury, the amount of compensation shall be amount equal to 50% of the monthly wage of deceased employee multiplied by the relevant factor or 120,000, मतलब 1,20,000, विच एवर इज ग्रेटर, इनमें से जो बेटर ज्यादा होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा 1,20,000 से 1,20,000, या फिर जो उसकी सैलरी है मंथली उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 50%, उसकी जो सैलरी होगी उसका 50%। जो जो मृतक है, जो मरेगा, जो पर्सन मरता है, लाइक जो जिसकी डेथ होती है, वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी, मतलब इंजरी की वजह से जिसकी डेथ होती है जिस वर्कर की, द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर और 120 लाख, मतलब जो उसमें से ज्यादा रहेगा 1,20,000 या फिर उसकी जो मंथली सैलरी है उसका 50%, इनमें से जो ज्यादा रहेगा वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा डेथ के केस में। द अमाउंट इज पेबल इन लम्प सम इन ईच केसेस 50% मंथली वेज एक्स रेलिवेंट फैक्टर फॉर एज 20 और 1,20,000 विच एवर इज हायर, में से जो ज्यादा रहेगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स को 100 माना गया यहाँ पर और 1,40,000 विच एवर इज हायर, मतलब या तो 1,40,000 प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेथ एंड डिसेबलमेंट के केस में आप के सामने अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में से ज्यादा अमाउंट कब प्रोवाइड किया जाता है एज अ कॉम्पेंसेशन, डेथ के केस में ज्यादा दिया जाता है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में, तो आपका आंसर होगा कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में आपको ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है रादर देन डेथ। डेथ के केस में कम होता है और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में ज्यादा अमाउंट दिया जाता है एज अ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट सेक्शन 4(1)(c) के अंदर आता है। ये जस्ट अ सेकेंड, नोटिस एंड क्लेम। यस, सो आपका आई थिंक हम अभी 1-2 क्लास और लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये हमारा लास्ट स्लाइड होगी इस सेशन की। इसके बाद हम जो नया सेशन करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे। कॉम्पेंसेशन फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट सेक्शन 4(1)(c) के अंदर देखेंगे, वेयर एन इंजरी इज सच एज इज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, the amount of compensation shall be such percentage of the compensation which would have been payable in the case of permanent total disablement as is specified therein as being the percentage of the loss of earning capacity caused by that injury। जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है वो कहाँ पर मेंशन है, वो पार्ट 2 शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 की पार्ट 2 में मेंशन किया गया है। The amount of compensation shall be such percentage of the compensation which would have been payable in case of permanent total disablement as is specified therein, जहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है in case of permanent partial disablement being the percentage of the loss of earning capacity caused by the, मतलब जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है एम्प्लॉय की, वर्कर की, उसको देखते हुए उसका जो वेज है, उसका मंथली जो वेज होता है या फिर डेली का जो वेज होता है उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा। कॉम्पेंसेशन फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट, टेम्पोररी डिसेबलमेंट के अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर है ये पहली बात तो ये सेक्शन 4(1)(d) के अंदर आता है। इन द केस ऑफ इंजरी रिजल्टिंग इन टेम्पोररी डिसेबलमेंट वेयर टोटल और पार्शियल द amount of compensation will be a half monthly wage of the sum equivalent of to 25% of monthly wage of the employee, मतलब कि उसकी जो सैलरी है मंथली उसका उसको 25% दिया जाएगा, राइट, इन केस ऑफ टेम्पोररी डिसेबलमेंट, जो कि सेक्शन 4(1)(d) के अंदर आता है। कॉम्पेंसेशन टू बी पेड व्हेन द ड्यू सेक्शन 40A, जो कॉम्पेंसेशन होता है वो पे किया जाता है, वो किस सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 40A, राइट।
So this is how we understood the compensation एक्ट 1923 के अंदर हमने देखा, उसके अंदर आपने ढेर सारी चीजें समझी, आपने क्या क्या प्रोविजंस हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के अंदर, परमानेंट डिसेबलमेंट के अंदर, टेम्पोररी डिसेबलमेंट के अंदर देखा आपने, डेथ के केस में क्या है, तो सारी चीजें हमने देखा, सेक्शंस भी देखे, उसके अंदर क्या सब सेक्शंस है वो भी देखा हमने। सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नोटिस एंड क्लेम की बात करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी and please like, share and subscribe my channel if you like my videos. Thank you very much.